हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में इसरो ने अपने SSLV रॉकेट को लॉन्च किया था और कुछ प्रमुख सैटेलाइट्स, कुछ छोटे सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया गया था। SSLV, जिसे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान कह सकते हैं, उसको अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया जाना था और ये इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला मिशन माना गया था। काफ़ी लंबे समय से SSLV की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसरो ने कोरोना महामारी या फिर कुछ अन्य खामियों के चलते या फिर कुछ अन्य परेशानियों के चलते इसको कुछ डिले किया। कुछ तकनीकी जो समस्याएं थी इसरो के सामने खुद भी मौजूद थी, उसको डिले करते हुए आगे बढ़ा और परसों इसको लॉन्च किया। लेकिन अब एक हालिया खबर आई है जिसके मुताबिक ये जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च अपने आप में सफल नहीं माना गया और जो प्रक्षेपण किया गया था उन सैटेलाइट्स का वो सही जगह पर नहीं लैंड हो सके। तो आज के इस टॉपिक में हम इस पूरी बात को एनालाइज करेंगे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। जो टॉपिक है वह है क्यों फेल हुआ इसरो का पहला SSLV लॉन्च मिशन। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि PSLV की बहुत ज़्यादा सक्सेस के बाद, जिसको PSLV की वैल्यू बहुत ज़्यादा पूरे विश्व के अंतर्गत देखी जा रही है, भारत के अंतर्गत महसूस की जाती है, तो अब एक SSLV बनाया गया था। ठीक, तो SSLV का फेल हो जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है इसरो के सामने, क्योंकि एक विश्वास की बात होती है। जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो सैटेलाइट्स महंगे होते हैं और यदि वे सैटेलाइट उस जगह पर ना पहुंचाए जा सके जहां उनको पहुंचाया जाना है, या फिर उस कक्षा को वो मिस कर जाएं, तो फिर वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में यूं ही तैरता रहता है या फिर वापस पृथ्वी की कक्षा में आकर के और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जैसे ही आता है तो जल करके नष्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे पूरी बातों को। तो जो खबर आई है, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ SSLV एंड इन फेल्योर, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद द इसरो मिशन। तो ऐसा क्या गलत हुआ, ऐसी क्या खामी आ गई जिसकी वजह से यह जो इसरो का मिशन था ये एक तरह से फेल माना जा रहा है। जो डिस्कशन के पॉइंट है उसमें अभी हम SSLV की इस उड़ान को देखेंगे, कौन सी उड़ान है, वैसे आप सब लोग जानते ही हैं। संभावित क्या खराबी आ सकती है, चूंकि इस समय उसकी तकनीकी जांच चल रही है। जो भी प्रमुख समस्याएं आई होगी उसके बारे में पता किया जाएगा, लेकिन कुछ बातें समझ में आई हैं कि क्या खराबी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसरो का मिशन फेल हुआ है ये ऐसा कोई पहला मिशन है जो फेल हुआ है। इसके पहले भी इसरो के कई सारे मिशन फेल हो चुके हैं। इसके अभी हम तुलना करेंगे कि क्या केवल इसरो के जो मिशन फेल हो जाते हैं, इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा SSLV के बारे में कुछ जानेंगे। ये जो व्हीकल है किस तरह से बनाया गया है, कितना बड़ा है, इसका क्या महत्व हो सकता है, किस महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। इसके अलावा आगे की राह में इसको कंक्लूड करेंगे और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स के स्तर पर और एक और सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। यह विषय GS पेपर 3 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावा अगर आप इसको आर्थिक विकास से भी जोड़ करके देखें, क्योंकि इस समय इसरो के जो लॉन्च है इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो व्यावसायिक है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो व्यावसायिक उद्देश्य जो लेकर के चलेगा वो देश की आर्थिक तरक्की और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। तो जोड़ करके एक पहलू देखा जा सकता है। चलिए अब बढ़े इस मिशन की तरफ। यह मिशन क्या था, कैसे लॉन्च किया गया। इसका नाम था SSLV D1 और EOS 202 मिशन, इस नाम से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इसको लॉन्च किया है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 7 अगस्त 2022 को सुबह के समय। ठीक, समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहां से लॉन्च किया गया इसको जान लें। सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसकी लोकेशन को अगर एक बार देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है किस तट पर है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पर है और ये लोकेशन इसकी यहाँ है। एक तरह से छोटा सा द्वीप टाइप का कह सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से ही लॉन्चेस किए जा रहे हैं और तट पर है। किस तट पर? पूर्वी तट पर। ठीक, तो इसको लॉन्च तो किया गया। अब एक सवाल कि लॉन्च जब किया गया तो इसमें कौन कौन से सैटेलाइट भेजे गए इसको भी जान लें। एक जो प्रमुख सैटेलाइट है वह है अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट, जिसे हम EOS 2 कह रहे हैं। ठीक, और दूसरा है आजादी सेट, जिसे कई सारे विद्यार्थियों ने मिलकर के बनाया था, खास करके कई अलग अलग स्कूलों की छात्र छात्राओं ने मिलकर इसको बनाया। उद्देश्य क्या था उनके अंतर्गत? विज्ञान, तकनीक, गणित, इन सभी ज्ञानों को बढ़ावा देना। ठीक, दूसरा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। रिमोट सेंसिंग क्या करता है आप जानते हैं, एक तरह से
जितने भी लैंड एरियाज हैं उनके बारे में हमें देखने का मौका मिलता है। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से ही उस सतह के बारे में जान लेना या उसके बारे में अधिक जानकारी जुटा लेना। सैटेलाइट्स एनालिसिस हो सकता है, मैप बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, ड्रोन उड़ाने में इस्तेमाल हो सकता है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक, दूसरी बात, जो इसको भेजा गया था, कहाँ भेजा जा रहा था? LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में। LEO नासा के मुताबिक कौन सी कितनी ऊंचाई की कक्षा है? तो ये है 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे उसको माना जाएगा कि वो LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे गए हैं। इसकी खास बात यह है कि इस ऊंचाई पर भेजे जाने वाले यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाने वाले जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति से थोड़ा ज़्यादा तेजी से घूमते हैं। ठीक, यानी पृथ्वी अगर एक चक्कर 24 घंटे में लगा रही है तो वो जो है सैटेलाइट वो 24 घंटे से कहीं ज़्यादा तेजी से उस चक्कर को लगा लेंगे। ठीक, हालांकि इसका डिस्कशन हमने अपने एक और प्रोग्राम साइंस दिस वीक के अंतर्गत किया था जो कि दृष्टि PCS चैनल पर आता है, तो आज हम इसका थोड़ा ज़्यादा डीप में एनालिसिस करेंगे। ठीक, दूसरी एक कक्षा हो सकती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी GEO। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 35,786 किलोमीटर। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दोनों की जो ऊंचाई है वो समान होती है, बस केवल उनके अंतर्गत जो सैटेलाइट की घूर्णन है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो सैटेलाइट GEO में भेजा जाएगा वो सैटेलाइट पृथ्वी से देखने में एक स्थिर रूप से दिखाई देगा क्योंकि वो उतनी ही गति से घूमता है जिस गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। ठीक, ये कुछ बेसिक बातें हो गई इस मिशन की। अब बढ़े इस मिशन के अगले चरण पर जहां पर इसको भेजे जाने के बाद कुछ खराबी आई। तो ये जो जानकारी है इसरो की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि SSLV D1 प्लेस्ड द सैटेलाइट इनटू 356 किलोमीटर इनटू 76 किलोमीटर, यानी कि जो इसको 356 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में इसको भेजना था उसकी बजाय इसने 356 गुणे 76 किलोमीटर की ऊंचाई वाली एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में इनको भेज दिया। ठीक, जो सैटेलाइट्स छोड़े गए वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से एक वृत्ताकार कक्ष में भेजे जाने थे। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका जो पथ है ये वृत्ताकार होना चाहिए था, हालांकि बहुत वृत्त नहीं लग रहा होगा लेकिन आप इसको वृत्त मान लीजिए। लेकिन अब इसको जो भेज दिया गया है वो कहाँ भेज दिया गया है? एक तरह से इसकी जो पथ है वो अंडाकार हो गया है। ठीक, तो अब ये जो सैटेलाइट है वापस से उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे और ऐसा माना गया है कि कुछ समय बाद अपने पथ से हटते हुए पृथ्वी पर वापस आकर के नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसकी जांच की जाएगी कि क्या वजह रही हैं और कुछ जांच में कुछ बातें समझ में आई भी हैं कि क्या वजह हो सकती है। जैसे एक जांच से पता चला है कि इस पूरे लॉन्च के दौरान जो SSLV है उसके एक चरण में समस्या आई, यानी उसके टर्मिनल जो फेज था उसमें समस्या देखने को मिली। जो टर्मिनल फेज है उसे ही कहते हैं वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM। ये कहाँ पर होता है रॉकेट में? ये मान लीजिए एक पूरा रॉकेट है SSLV। ठीक, इसमें जो इसका ये वाला मॉड्यूल है, ठीक, ये वाला ये है VTM यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। जब ये आगे अंतिम चरण में जाता है तो उसका इसके अंदर भी एक बूस्टर सा होता है। ठीक, दिक्कत क्या आई? जब इसको लॉन्च हो गया तो लॉन्च होने के बाद 653 सेकंड के अंतर्गत इसको 20 सेकंड लगभग जलना था, इसको बूस्ट करना था, और ये जला कितनी देर? केवल 0.1 सेकंड। तो जितनी उसको ट्रेजेक्ट्री लेनी थी यानी जितनी अपेक्षित ऊंचाई लेनी थी रॉकेट को वो नहीं मिल पाई। तो जो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में उसको भेजा जाना था वो वहां ना छोड़ करके कुछ दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। तो ये एक सेंसर की विफलता मानी गई है और बहुत बड़ी विफलता इस सेंस में है चूंकि ये पहला मिशन था SSLV का और वो फेल हो गया। कोई बात नहीं, इसमें आगे देखेंगे अभी क्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसरो का ये एकमात्र मिशन है जो फेल हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे मिशन फेल हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम SLV की ही उड़ान से इसको ले लें, 10 अगस्त 1969 की जो उड़ान थी जिसमें रोहिणी को भेजा जाना था वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। उसके अलावा एक मिशन था जो 13 जुलाई 1988 को ASLV के द्वारा भेजा जाना था, वो भी अनसक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा PSLV का 20 सितंबर 1993 की जो उड़ान थी PSLV D1 की, ये भी सफल साबित नहीं हुई। ठीक, GSLV की कई सारी उड़ानें कई बार रद्द हो चुकी हैं, जैसे कि 12 अगस्त 2021 की जो GSLV की उड़ान थी जिसमें वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेकर के जा रहा था, वो अपनी उड़ान के कुछ ही समय में मतलब उड़ भी नहीं पाया और उसी समय वो उसकी जो प्लानिंग थी वो कैंसिल हो गई, कुछ क्रायोजेनिक फेज में दिक्कत आ गई। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल इसरो के साथ ऐसा हो रहा है,
अगर आप नासा के कई सारे मिशन देखेंगे, ठीक, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अगर आप मिशन देखेंगे, जाक्सा के मिशन देखेंगे, ठीक, इसके अलावा जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है उसके मिशन देखेंगे, वो भी कई बार फेल हुए हैं, ठीक, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा बार वो फेल दिखाई देते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 जो कि सितंबर 2019 के दौरान इसका जो लैंडर और रोवर उतरना था चंद्रमा पर, वो ठीक तरह से नहीं उतर सका और वो क्रैश हो गया। इसको भी जो हालिया सबसे बड़ा फेल मिशन मानते हैं उसके अंतर्गत देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग इस मिशन को सक्सेस भी मानते हैं क्योंकि ऑर्बिटर ऑर्बिट करता रहा। इसके दौरान कुछ भावुक तस्वीरें भी आई थी। उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवान और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। हालांकि वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। मतलब कि मान लीजिए कि जो मिशन शुरू किया गया वो अपने आप में इतने आसान नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा गणितीय ज्ञान और खगोलीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो कई बार छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। इस सेंस में अगर ये कोई कहे कि क्या ये सारे मिशन जो फ्लॉप हुए या फिर जो पहला मिशन खराब हुआ उसके हिसाब से उसको बंद कर देना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से एक दो बार अगर कोई खामी आती है तो उस तकनीकी चरण की उस खराबी को दूर करके हम अगला प्रयास जरूर करेंगे और ऐसा ही इसमें भी किया जाएगा। SSLV के बारे में कुछ जानकारी देखें तो SSLV जो रॉकेट है ये 3 चरण वाला रॉकेट है। 3 चरण जो इसके हैं तीनों ही सॉलिड हैं, तीनों ही ठोस चरण हैं, ठीक। और इसको बनाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक, प्राइवेट बिजनेस और यूनिवर्सिटीज के लिए कि ताकि उनके द्वारा बनाए गए जो छोटे उपकरण हैं, जो छोटे सैटेलाइट हैं, उन्हें ये जाकर के लॉन्च कर सके। खासियत क्या है इसको बनाए जाने की? पहला तो यही कि लॉन्च ऑन डिमांड एक सबसे बड़ी बात है, ठीक। बड़ी बात क्यों है? क्योंकि मान लीजिए अभी तक कोई सैटेलाइट भेजा जा रहा है PSLV के जरिए, तो PSLV अपने आप में एक बड़ा रॉकेट है जिसको तैयार करने में ही 60 से 70 दिन लग जाते हैं, ठीक। और उसमें भी जो प्रमुख सैटेलाइट होंगे उनके हिसाब से फिर छोटे सैटेलाइट्स को हमें डिसाइड करना होगा कि हम किसके साथ भेजेंगे। तो एक लंबा इंतजार हो सकता है, ठीक। तो इस रॉकेट के अंतर्गत 1 हफ्ते में इसको तैयार किया जा सकता है, 5-6 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक, ऐसा इसरो ने बताया है। तो लॉन्च ऑन डिमांड इसीलिए कह रहे हैं कि जब जरूरत हो तब आप इसका इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। क्योंकि PSLV को लॉन्च करने का जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है, उसको कोई छोटा व्यवसायी या फिर छोटा कोई संस्थान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए वो इंतजार करता रहेगा कि कुछ बड़े जब लॉन्चेस सेट होंगे, साल में 2-3 ही लॉन्च हो पा रहे हैं, उस हिसाब से जब लॉन्च सेट होंगे तब हम भेजेंगे। तो इससे उसकी आवश्यकता के मुताबिक जो जरूरत थी वहां पर उसको नुकसान होगा। इसके अलावा लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट जो कीमत है वो भी प्रति किलो के हिसाब से PSLV के मुकाबले कम है। इसके अलावा जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी इसको बनाने का जो समय है वो भी कम है, ठीक। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्चेस है वो कर पाएंगे, ठीक। इसके अलावा अभी तक हमारे पास जो डिज़ाइन रहा है PSLV का वो महत्वपूर्ण रहा है, वो बहुत सक्सेस रहा है देखने के मुताबिक। तो इसका भी जो डिज़ाइन है वो अच्छा हो सकता है, उसी की तर्ज पर बनाया गया है। अब कुछ और महत्व की बात करें तो महत्वपूर्ण इस समय क्या है? क्योंकि अगर हम बिजनेस का इस वक्त मॉडल देखेंगे, जो अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली सैटेलाइट है उसमें ज़्यादातर हमें ये देखेंगे कि छोटी जो सैटेलाइट हैं, माइक्रो और स्मॉल, उनको भेजे जाने की इस वक्त जो स्थिति है वो बढ़ चुकी है। लगभग पिछले 7-8 सालों में 90% जो मार्केट है वो इसी का हो चुका है, छोटे सैटेलाइट्स का। तो अंतरिक्ष आधारित डेटा, संचार, निगरानी और वाणिज्य की लगातार बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब छोटे सैटेलाइट केंद्र में आ गए हैं। और छोटे सैटेलाइट जो हैं वो कितने छोटे माने जाते हैं? छोटे उपग्रहों का साइज या आकार 5 से 1000 किलोग्राम के वजन के जो भी उपग्रह होंगे उनको छोटा सैटेलाइट के अंतर्गत हम दर्ज करते हैं, स्मॉल सैटेलाइट। तो हमें ऐसे रॉकेट चाहिए जो इनको लॉन्च करने के लिए ही बनाए गए हों, ठीक। यानी कोई बहुत बड़े लॉन्च से रिलेटेड ना हो, जब इनको भेजना हो तब ऐसे रॉकेट्स हमें मिल जाएं। दूसरा, चूंकि व्यावसायिक अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है, आपने SpaceX के बारे में सुना है, ठीक, रॉकेट लैब कंपनी के बारे में सुना है। तो SpaceX क्या कर रही है? वाणिज्यिक जो इस तरह के लॉन्चेस हैं उनको ही करा रही है और पैसे कमा रही है। तो इसरो इस मामले में क्यों पीछे रहे? अगर हम PSLV लॉन्च करेंगे तो साल में 2-3 ही लॉन्च कर पाएंगे, 4-5 लॉन्च कर पाएंगे। इसके मुकाबले ऐसा कहा गया है कि लगभग हम हर हफ्ते एक लॉन्च कर सकते हैं, तो जो राजस्व है वो भी तो प्राप्त होगा, ठीक। तो जब अमेरिकी कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो हम भी उस बाजार का लाभ उठा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया ही कि 72 घंटे के अंदर से असेंबल किया जा सकता है SSLV को। लॉन्च की कीमत बहुत कम है, साप्ताहिक लॉन्च संभव है, छोटे और माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो ये इसकी एक खासियत है
इसका एक उद्देश्य लेकर के चल रहा था इसरो, जिसके आधार पर इसको बनाया गया था। हालांकि पहला लॉन्च है जो कि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका दूसरा लॉन्च भी किया जाएगा। अब संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके मुताबिक पता चला था कि इसरो ने अब तक 34 देशों के विक्रेताओं के लिए 345 वाणिज्यिक उपग्रह, केवल वाणिज्यिक पर्पज से जो 345 उपग्रह हैं वो लॉन्च किए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि इसरो के पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो उनको कैसे पूरा किया जा सके इसलिए भी इसको बनाया गया है। ठीक, तो अब सवाल आगे की राह क्या हो। तो चूंकि बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ही ली कि ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इस आधार पर कि पहला उसका जो लॉन्च था वो सफल नहीं हो सका, उस पर हम उसको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इससे विश्व के स्तर पर एक जो विश्वास की बात है उसमें थोड़ी कमी आती है। हालांकि इसरो जब दोबारा इसको बना लेगा, इसका अगला लॉन्च भी SSLV D2 के नाम से किया जाएगा, तो तकनीकी खामियों को दूर करते हुए इसको और बेहतर किया जाएगा और फिर लॉन्च किया जाएगा, ताकि इसरो की वैश्विक स्तर पर जो पहचान है और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के साथ जो वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा है उसमें आगे बढ़ा जा सके। पर चूंकि सरकार इस समय प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे बढ़ाना चाह रही है, अंतरिक्ष क्षेत्र में मौका दे रही है, ऐसे में इसरो उनके लिए एक गाइडलाइंस के तौर पर इस तरह के मिशंस को भेज सकता है ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और भारत के अंतर्गत ये वाला जो व्यापार है अंतरिक्ष से संबंधित, उसमें भारत भी अपनी छवि को और अपने कदमों को मजबूत कर सके। अब बढ़े सवाल की तरफ। तो सवाल है प्रिलिम्स का, पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट की अधिकतम ऊंचाई कितनी मानी गई है? ठीक, ऑप्शन 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब देना है आपको। अब बढ़े मेंस के प्रश्न की तरफ। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV क्या है? इसरो द्वारा इसका विकास किया जाना भारत को किस तरह के लाभ दे सकता है, चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।